सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो क्लास है वो आपके रीट मेंस के साथ साथ सीटेट एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि लगभग जो साइकोलॉजी है वो सेम ही है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा अलग सा है। तो ये जो क्लास है वो तीनों ही जो फॉर्मेट है, सेकंड ग्रेड, रीट और सीटेट, उनके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों को सौम्य बताकर अन्य उद्दीपकों के माध्यम से व्यक्त करना कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपनी जो भावनाएं होती है या जो अपने विचार होते हैं या जो अपने अनुभव होते हैं उनको सौम्य नहीं बताता है, बल्कि उद्दीपकों के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति और ऑप्शन डी में है अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए प्रक्षेपण। देखो, उसको प्रक्षेपण कहते हैं। क्या कहता है? प्रक्षेपण। मतलब खुद न बताकर किसी भी वस्तु या किसी के माध्यम से व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित को सही सुमेलित करके उपयुक्त कूट की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है और फिर अपने को कूट पहचानना है कि कौन सा कूट सही है। तो इधर 1 नंबर पर दे रखा है जीवन का सबसे कठिन काल, 2 नंबर पर दे रखा है जीवन का निर्माणकारी काल, 3 नंबर पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। इधर ए में है बाल्यावस्था, बी में है आपकी किशोरावस्था और सी में है शैशवावस्था। तो कहने का मतलब इनका अपने को सही सुमेलन करना है। तो देखो कौन सा सुमेलन सही होगा। सबसे पहले है जीवन का सबसे कठिन काल। तो देखो, जीवन का सबसे कठिन काल होता है वो होता है आपके किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहने वाले कौन थे? किलपेट्रिक थे। कौन थे? किलपेट्रिक थे। ध्यान रखना, कौन थे? किलपेट्रिक थे। ठीक है, तो के से किलपेट्रिक और के से काल है ना, कठिन काल, और के से किशोरावस्था। तो यहाँ पे ये ट्रिक बन जाएगा आपका, है ना, ये ट्रिक बन जाएगा के का, है ना, के से कठिन काल, के से किशोरावस्था और के से किलपेट्रिक हो जाएगा। अब आपके उसके आगे दे रखा है। तो देखो, कठिन काल का तो किससे हो गया? इससे हो गया, किशोरावस्था से। अब है निर्माणकारी काल। तो जीवन का निर्माणकारी काल है वो किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है बाल्यावस्था को। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। तो इसका मिलान है वो हो जाएगा अपने ए से। किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। और बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल है वो कहने वाले कौन थे? वो थे अपने सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। कौन थे? सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। और अगला आपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, तो वो होता है अपने शैशवावस्था। क्या होता है? शैशवावस्था होता है। तो कहने का मतलब है इसका तो ये हो गया बे वाला, इसका हो गया ए वाला, और तीसरे का हो गया से मिलान हो गया। मतलब बे, ए और से आएगा। बे, ए और से किस में है? ऑप्शन ए में है। बे, ए और से ये आएगा अपने ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है अपना, जड़ बुद्धि बालकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट की पहचान कीजिए। तो जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं उनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उन कथनों को अपने को पढ़ना है, पढ़कर सही कूट की पहचान करनी है। तो कथन देख लेते हैं पहले। कथन 1 है, इन बालकों की बुद्धि लब्धि अधिकाधिक 25 होती है। 2 नंबर पर है, इनका मानसिक विकास अधिकाधिक 2 वर्ष के बालक की भांति होता है। और 3 पर है आपके, ऐसे बालकों को बीमारियां बहुत अधिक होती है। तो कूट क्या है? कूट है केवल 1 सही है, बी में केवल 3 सही है, सी में केवल 2 एवं 3 सही है, डी में 1, 2 एवं 3 सभी सही है। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी सही है। क्योंकि जो जड़ बुद्धि बालक होता है उनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा से ज्यादा, अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे बच्चों का मानसिक विकास अधिकाधिक 2 वर्ष के बालक के समान होता है। किसकी भांति होता है? 2 वर्ष के बच्चे की भांति इनका जो है वो मानसिक विकास होता है, और इनको फिर बीमारियां भी बहुत अधिक होती है। तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूट की पहचान कीजिए।
तो इसमें भी अपने को सही कूट की पहचान करनी है। पहले दे रखा है पहले जोड़ फिर बाकी गुणा तथा बाद में भाग सीखना। 2 नंबर पर दे रखा है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना। और 3 पर है दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब बाएं व्यक्ति को बाएं हाथ से लिखना सीखने में मदद करे, है ना, मदद करे, ये है ना, लिखना सीखने में मदद करे। और इधर अपने दे रखा है ए में क्षैतिज स्थानांतरण, बी में ऊर्ध्व स्थानांतरण, सी में द्विपार्श्व स्थानांतरण। ठीक है, तो इनका अपने को सही मिलान करना है। तो इनका सही मिलान अगर अपन करें तो देखो पहले जोड़ फिर बाकी फिर गुणा तथा बाद में भाग सीखना है वो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी होना, मतलब उच्चतर। तो उच्चतर कार्यों में सफलता मिलती है तो ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसका मिलान बे से हो जाएगा, तो 2 का बे हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। फिर बचा दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्विपार्श्व स्थानांतरण। जो अंगों में दाएं अंग में सीखी गई चीजें वो बाएं अंग में काम में आती है, बाएं की दाएं में काम आती है। अंगों में जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। कौन सा होता है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। तो 1 में ए आएगा, 2 में बी आएगा और 3 में सी आएगा। इसलिए यहाँ देखो ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 और 3 में ए बी सी वाला क्रम कौन सा रहेगा? ए बी सी। 1 में है, ये रहा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में ए, दूसरे में बी और तीसरे में सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है अपना। पांचवा देखो क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित कौन सा असत्य है? असत्य कथन की बात करनी है, उसको पहचानना है। और कौन सी अवस्था से संबंधित? असंक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो मानसिक विकास की इन अवस्थाओं में से कौन सा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है, वो अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए में प्रयास से त्रुटि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है। तो ये सही है, ये सही है ना। अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति क्या करता है? प्रयास और त्रुटि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों मतलब दिमाग के द्वारा, है ना, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है और सीखने की आदत विकसित हो जाती है। तो ये कथन सही है। ठीक है, क्योंकि नाम ही आ रखा है ना अमूर्त, अमूर्त है ना, जिसमें मूर्त चीजों की आवश्यकता नहीं है। बी में कल्पना शक्ति को सर्जन या निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता हासिल कर लेता है बच्चा, तो अपना कल्पना शक्ति का उपयोग करता है और नई नई चीजों को निर्माण में या उनकी कल्पना करने का वो कार्य करने लग जाता है, या उस दिमाग का उपयोग है वो करने लग जाता है कल्पना में। तो ये भी इसका सही है। अगला है समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। भाई अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है तो वो समस्या समाधान की तो क्षमता उसमें विकसित होगी। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अब डी है, इस अवस्था में बालक सिर्फ सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर आदि माध्यमों से ज्ञान ग्रहण करता नहीं। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। ये तो इंद्रिय जनित जो या संवेदी पेशी अवस्था है ना, पहली अवस्था ना, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। तो ये तो इस अवस्था का लक्षण है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन डी में जो दे रखा केवल है ना कि बालक जो सिर्फ सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, तो वो जो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, उसमें ज्ञान ग्रहण करता है ना। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो वो काफी विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेता है। अगला अपना छठा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध द्वारा होता है? तो एनसीएफ 2005 है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ना। तो उसका जो प्रारंभ है वो रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध द्वारा होता है? ऑप्शन ए सभ्यता एवं संस्कृति, ऑप्शन बी है सभ्यता एवं प्रगति, ऑप्शन सी शिक्षा एवं संस्कृति, ऑप्शन डी में संस्कृति एवं प्रगति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर का ये निबंध है, इसके द्वारा एनसीएफ की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की बात करता है। सातवां प्रश्न है अपना, भारत में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान विभाग ने निम्न विधि का विकास किया था। ऑप्शन ए सीएटी, ऑप्शन बी एससीटी, ऑप्शन सी है टीएटी और ऑप्शन डी में है आईबीटी। तो देखो भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान विभाग ने
इन टेस्टों में से, इन परीक्षणों में से कौन से परीक्षण का विकास है वो किया था, तो उसको देखना है। इनमें से भारत में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान है, उसके द्वारा किया गया था SCT का विकास। किसका विकास किया गया था? वाक्य पूर्ति परीक्षण का। अब अगर अपन बात करें CAT, तो CAT का जो विकास करने वाले थे वो थे अपने ल्यूपोल्ड बेलोक। कौन थे? ल्यूपोल्ड बेलोक थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें TAT, तो TAT का जो निर्माण किया था वो किया था मुर्रे और मॉर्गन ने। किसने? मुर्रे व मॉर्गन ने किया था। किसने? मुर्रे व मॉर्गन ने किया था। और IBT की बात करें तो IBT का विकास किया था हरमन रोरसा ने। किसने? हरमन रोरसा ने इसका विकास किया था। तो इन सब के विकास या इनका निर्माण किसने किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अपना, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण है। मतलब कक्षा में सीखा गया जो भी ज्ञान है वो व्यक्ति दैनिक जीवन में काम में लाता तो वो कहलाएगा एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, क्रमिक अधिगम स्थानांतरण या ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन एक पक्षीय, क्योंकि कक्षा में सीखा गया ज्ञान नॉर्मली वो जीवन में काम में ला रहा है ना, तो यहाँ पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना, कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई उच्चतर ज्ञान में ये जो कक्षा में सीखा गया ज्ञान काम में आ रहा है, बस वो उसका एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना है, और विशेष सूचना यह है कि आप मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको एक टाइम टेबल के तहत एक निश्चित शेड्यूल बना हुआ है, जिसके तहत आपको अलग अलग क्विज मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो इतना सा आपको कार्य करना है मेरा, ठीक है। अब बात करें अगले 9वें प्रश्न की, तो अपना 9वां प्रश्न क्या है वो देखो। आत्मसम्मान को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसी मात्रा में उतनी ही हानि पहुंचाना कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। अब वो पहला व्यक्ति जिसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया वो क्या करता है, वो उसी मात्रा में उतनी ही उसको हानि पहुंचाता है। तो ये रक्षा युक्ति क्या कहलाएगी, है ना। तो वो अपने को देखना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आक्रामक उपाय, ऑप्शन बी क्षतिपूरक उपाय, ऑप्शन सी रक्षात्मक उपाय और ऑप्शन डी में तादात्म्यकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आक्रामक उपाय, क्योंकि वो व्यक्ति उसी मात्रा में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो मतलब वो आक्रामक हो गया, है ना। आप सोचते होंगे क्षतिपूरक होगा कि भाई उसके आत्मसम्मान को हानि पहुंचाई तो उसने भी वापस नुकसान पहुंचाया तो क्षतिपूर्ति होगी, मामला बराबर हो गया। नहीं, इसको अपन क्षतिपूरक का तो वो दूसरी चीज से बदला ले सकता है ना, लेकिन उसी मात्रा में उतनी हानि पहुंचाना चाहता है तो वो इसका मतलब वो एग्रेसिव हो गया है ना। तो तब ऐसी स्थिति में वो आक्रामक उपाय कहलाएगा। आगे बात समझे। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, मूढ़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो मूढ़ बुद्धि बालक होता है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन ए अधिकतम 25, ऑप्शन बी 25 से 50, ऑप्शन सी 50 से 70, ऑप्शन डी में 70 से कम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ऑप्शन 25 से 50। क्या हो जाएगा, 25 से 50 है वो। देखो इसमें अधिकतम जो 25 जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है जड़ बुद्धि बालकों की। किनकी? जड़ बुद्धि बालकों की। 25 से 50 जो होती है वो होती है मूढ़ बुद्धि बालकों की। और 50 से 70 जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है अपने मूर्ख बालकों की। किनकी? मूर्ख बालकों की होती है। आगे बात समझ। वो 70 से वैसे कम है तो उनको अपन मंद बुद्धि बालक बोलते हैं। कौन से बालक बोलते हैं? मंद बुद्धि बालक बोलते हैं। तो आज के ये 10 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। कल मॉर्निंग में एक नई क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।